श्रद्धा हत्याकांड तो आप सबको पता ही होगा, वो 35 टुकड़े वाला। इस केस को आज 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और तमाम सबूत और गवाह मिलने के बावजूद भी कोर्ट ने इस पर अभी तक अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के इस डैशबोर्ड को देखिए। इसके अकॉर्डिंग अभी तक भारत के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सिविल केसेस पेंडिंग है और 3 करोड़ से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2018 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दक्ष की एक पब्लिश्ड स्टडी की माने तो 5 साल के अंतराल में जिन 70% इंडियंस ने जस्टिस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उसमें से ज्यादातर केसेस पर अभी तक कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। कई केसेस में तो उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रहती है, तो कई केसेस में उनका मामला आज भी कोर्ट में फंसा पड़ा है। ये हाल है इंडियन जुडिशियरी सिस्टम का। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के दूसरे स्तंभ पुलिस की हालत भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम से कुछ अलग नहीं है। यहाँ तो लोग पुलिस से डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर भारतीय पुलिस ऐसी कौन सी सींग अपने माथे पर लगाकर घूमती है कि जनता उनसे इतना डरती है? क्यों जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिस फोर्सेस पर आज जनता को ही भरोसा नहीं है? और क्यों न्याय का मंदिर कहे जाने वाले भारतीय कोर्ट्स समय पर लोगों को जस्टिस देने में कामयाब नहीं हो पा रहे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपके आसपास के लोगों को आप अक्सर ये कहते सुनते होंगे कि यार मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं, इसका कारण भी किसी से छुपा नहीं है। कोर्ट्स के चक्कर में लोग इसलिए दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट्स में दौड़ते दौड़ते उनकी चप्पल घिस जाएगी, पर उन्हें जस्टिस का जे तक हासिल नहीं होगा। और किसी थाने या पुलिस वाले के पास जाना बस समय की बर्बादी है, क्योंकि पुलिस वही करेगी या फिर उसी को सुनेगी जिससे उनको फायदा होगा। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जुडिशरी इस डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। पर आज भारतीय जनता का इस पिलर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। उन्हें ये एहसास हो चुका है कि कानून उन्हें न्याय नहीं दिला सकता है, बल्कि उन्हें खुद ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। और उनकी इस सोच के पीछे का कारण वो खुद नहीं, बल्कि ये पुराने घिसी पिटी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है। आइए मैं इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। तो बात है 1857 की, जब भारत में सैनिक विद्रोह हुआ था। तो जब ये विद्रोह हुआ था तो इसके बाद ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था और उन्होंने बड़ी मुश्किल के बाद इस पूरे आंदोलन को शांत कराया था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसको दबाया था। पर उन्हें अभी भी इस बात का डर सता रहा था कि कहीं ये आंदोलन दोबारा से जोर न पकड़ ले, और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक एक्ट पारित किया, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। अब ये एक्ट क्या था, आइए ये हम खुद राजीव दीक्षित जी के मुंह से सुनते हैं। दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट बनाया वो ये कि हर भारतवासी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना करे, उसको मार कर, पीट कर, दबा कर, कुचल कर कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए। तो पुलिस नाम की एक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। आपको मालूम है 1858 से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी। किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी। आर्मी रखी, सेना होती थी, पुलिस नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी। अपने ही लोगों को मारना, पीटना, दबाना, धमकाना, ये कौन करता है? कोई राजा अपनी प्रजा को यह अत्याचार करेगा? लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट, और उसमें जो आधार दिया वो ये कि हर पुलिस वाले को राइट टू ऑफेंस होगा, किसी भी भारतीय नागरिक को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। माने कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी दिन गला पकड़ के आपको लाठी से मारने लगे तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा, आप सिर्फ पिटते रहिए। और अगर उस पुलिस अधिकारी की लाठी आपने पकड़ ली अपना डिफेंस करने के लिए, तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि अंग्रेज अधिकारी को ड्यूटी करने से आपने रोका। तो इस मंसूबे से ब्रिटिशर्स ने इस पूरे एक्ट को पारित किया ताकि वो भारतीयों को लाठी के दम पर और बंदूक के दम पर डरा धमका सके। एंड गेस व्हाट, आज भी ये एक्ट भारत में लागू है। आजादी के 75 साल बाद भी ये एक्ट भारत में पुलिस सिस्टम को कंट्रोल करती है। यानी कि आज जो हम पुलिस देखते हैं वो भारतीय व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था से चलती है। और इसीलिए आज भी उनके हाथों में लाठी नजर आती है, जबकि आज उस लाठी का कोई भी काम नहीं है। और ये एक्ट एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग आज भी पुलिस से डरते हैं, उनसे नफरत करते हैं। इस पूरे इशू का दूसरा कारण है पुलिस पर पॉलिटिशियन का कंट्रोल। पुलिस के पास पुलिस की कोई पावर ही नहीं होती है। सत्ता में जो भी सरकार रही, उन्हें उसी सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। और कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, या फिर अच्छा करने लगता है तो बस वैसे ही वो नेताओं की नजर में चुभने लगता है और फिर जल्द ही वो उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। अब आप 1991 बैच के हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर अशोक खेमका का ही एग्जांपल ले लीजिए। उनको अपने 28 साल के वर्क पीरियड में टोटल 53 बार ट्रांसफर किया गया, यानी कि ऑन एन एवरेज उनके हर साल 2 ट्रांसफर किए जाते हैं। और तीसरा कारण यह है कि 1860 से लेकर 2023 तक पुलिस के रोल और जॉब में तो काफी सारा बदलाव हुआ है, पर इसके ट्रेनिंग में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश में कहीं दंगे भड़कते हैं तो पुलिस को लगा दिया जाता है, कहीं गोलीबारी होती है तो पुलिस को लगा दिया जाता है, कोई ड्रग रैकेट पकड़ना है तो भी पुलिस को लगा दिया
दिया जाता है, एग्जाम लेना हो तो भी पुलिस को लगा दिया जाता है, और नेताजी की रैली हो तो भी इसमें पुलिस को लगा दिया जाता है। और यहाँ तक कि नेताओं के घर की सब्जियां, रोजमर्रा के सामान लाने के लिए भी एक पुलिस कांस्टेबल को टास्क असाइन कर दिया जाता है। तो इतने सारे मिसलिनियस काम करने के लिए भी सरकार पुलिस का इस्तेमाल करती है, और बदले में उनको क्या देती है? बैगन। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी पुलिस लाइन में 22% वैकेंसीज खाली हैं, और पुलिस पॉपुलेशन रेशियो भी जहां 220 पुलिसमैन पर 1 लाख होनी चाहिए, वहां 147 पर 1 लाख है। भारतीय जुडिशियल सिस्टम के फेल होने या फिर स्लो होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है कोर्ट में जजों की भारी कमी। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट की माने तो भारत के अंदर 10 लाख की जनसंख्या के लिए मात्र 19 जजेस ही तैनात हैं, और खुद कानून मंत्रालय की माने तो हर राज्य में 6000 जजों की कमी है। साल 1987 के बाद से लॉ कमीशन ने जजों की संख्या 10 लाख लोगों पर 10 जजों से बढ़ाकर 50 जज करने की बात तो कही है, पर आज इतने दशक बीत जाने के बावजूद भी इसे अचीव नहीं किया गया है। और यही वजह है कि आज भी भारत के अंदर 4 करोड़ 70 लाख केसेस पेंडिंग हैं, और हर केसेस की सुनवाई में ऑन एन एवरेज 4 साल का वक्त लग जाता है। इसका दूसरा कारण है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर बजट एलोकेशन। भारत में आज जो कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बदहाल है। रिपोर्ट्स की माने तो अभी भारत के अंदर 5000 कोर्ट्स रूम की कमी है, और यूनियन बजट में भी जुडिशरी पर काफी कम खर्च किया जाता है, और इस साल 2023 के बजट में भी इस पर कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिली है। हालांकि सरकार ने ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के लिए 7000 करोड़ रुपए की राशि इस साल एलोकेट जरूर की है, जिससे जस्टिस डिलीवरी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और तीसरा रीजन है कोर्ट्स के द्वारा बार बार केसेस को पोस्टपोन किया जाना। ज्यादातर केसेस में जज लोगों को अगली हियरिंग देकर केस टालते रहते हैं, जिससे ना तो जनता को जल्दी न्याय मिल पाता है, और उनके हर हियरिंग में वकील के पैसे खर्च होते हैं वो अलग से, उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और यही वजह है कि आज भारत में करोड़ों की मात्रा में केसेस फाइलों के नीचे दबी पड़ी है, और लोगों की आंखें न्याय की उम्मीद में अपना दम तोड़ रही है। और चौथा रीजन ये है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी मदद से कई बार मुजरिम काफी सालों तक सजा पाने से बच जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई तो अपनी सजा काटने के बजाय इससे ऊपर हाई कोर्ट में अपील कर देता है, जिससे उसका केस काफी लंबा खिंच जाता है और वो कई साल तक सजा से बचा रहता है। और अगर उसको हाई कोर्ट में भी दोषी ठहरा दिया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करता है और फिर कई वर्षों तक सारे बाहर घूमता रहता है जब तक कि उसको सुप्रीम कोर्ट से सजा न मिल जाए। तो इस तरह ये जो पूरा प्रोसेस है ये करीब करीब 10 सालों तक खिंच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अबू सलीम को ही देख लीजिए। दोषी होने के बावजूद भी उसको सजा मिलने में 25 साल का वक्त लग गया, और वहीं दिल्ली में हुए निर्भया कांड के आरोपी को सजा मिलने में 8 साल लग गए। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन जुडिशरी में निचले कोर्ट्स के फैसले को चैलेंज करने का सिस्टम कोई गलत है, ये बिल्कुल सही है और इसको लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। पर कुछ करप्ट लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ये रूल समय पर न्याय दिलाने में मात खा जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है? कैसे भारत सरकार भारतीय जुडिशरी सिस्टम में और पुलिसिंग सिस्टम में सुधार ला सकती है ताकि उनके ऊपर से लोगों का खोया हुआ विश्वास वापस आ जाए और वो इससे डरे नहीं बल्कि इनको अपना हितैषी माने। अगर पुलिस की बात की जाए तो सबसे पहले साल 1996 में एक्स डीजीपी रहे मिस्टर प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की थी, जिसका एम था कि 1860 में ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किए गए पुलिस एक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना। और खुशी की बात तो ये थी कि उनके इस PIL को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, और उन्होंने 7 ऐसे डायरेक्टिव्स इंट्रोड्यूस किए थे जो कि इंडियन पुलिस सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन का काम कर सकती है। अब सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन प्रिंसिपल को अप्लाई करने का वादा तो कर दिया, पर बाद में जब इस पर जांच कमेटी बैठी तो पता चला कि ज्यादातर स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट्स के इन डायरेक्टिव्स को नजरअंदाज कर दिया था, जिस वजह से पुलिस एक्ट 1861 में बदलाव लाने की मुहिम फेल हो गई थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सरकार उन सारे प्रिंसिपल पर ध्यान दे और इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में रिफॉर्म लाए, ताकि लोग पुलिस को अपना दुश्मन न समझे बल्कि उनसे मदद लेने के लिए आगे आए। इसके अलावा पुलिस पर से पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस खत्म करने और उनके बार बार ट्रांसफर करने की परेशानी को खत्म करने की जरूरत है, ताकि एक ईमानदार और सच्चा पुलिसकर्मी अपना काम पूरी एफिशिएंसी के साथ कर पाए। और अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा लगातार कर रहा है तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको रिवॉर्ड के रूप में प्रमोशन या फिर मेडल से सम्मानित करे। इससे एक तरह से उनका मनोबल बढ़ता रहेगा। वहीं अगर इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को अलग अलग कोर्ट्स में जजों की वैकेंसी को फुलफिल करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान देने की जरूरत है। और एक बार जैसे ही जजों की संख्या और कोर्ट रूम की संख्या में सुधार आएगा
तो धीरे धीरे पेंडिंग केसेस की संख्या में भी कमी होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जजों के वर्किंग आवर्स को भी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि किसी भी केस पर अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। अभी जजेस केस को पोस्टपोन करने के लिए अलग अलग डेट्स दे देते हैं, तो सरकार को ये कोशिश करनी होगी कि बेवजह किसी जज के द्वारा किसी केस को पोस्टपोन ना किया जाए, जिससे लोगों के केसेस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। इसके बाद भारतीय जुडिशियल सिस्टम में ऑनलाइन मोड को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि लोग घर बैठे अपने केसेस फाइल कर सके और उससे जुड़ी जानकारी जुडिशरी के साथ शेयर कर सके। इससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत हो सकती है। वहीं करोड़ों की पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा तरीका तलाश करना होगा जिससे आरोपी ज्यादा दिन तक न बच सके और लोगों को सही समय पर न्याय मिल सके, क्योंकि सही समय पर न्याय न मिलना भी एक बहुत बड़ा अन्याय होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।